जो जीवन होता है वो हमेशा भेदभाव करता है और वो लोगों को अमीर बनाता है, गरीब बनाता है, जाति और धर्म में बांट देता है, शक्तिशाली बनाता है, कमजोर बनाता है। लेकिन अतीक अहमद के मामले में आपने ये सब कुछ होते हुए देखा। अतीक अहमद ने अपने जीवन में सैकड़ों लोगों पर अत्याचार किए, हजारों लोगों पर अत्याचार किए, कई लोगों की हत्याएं करवाई और इस तरह वो एक बड़ा माफिया बन गया। लेकिन जब उसकी मौत हुई तो इस मौत ने सब कुछ बराबर कर दिया और आज अतीक अहमद को भी 6 फीट गहरी उसी कब्र में दफनाया गया जिस कब्र में बाकी की आम जनता को दफनाया जाता है। आज अतीक अहमद भी बाकी लोगों की तरह खाली हाथ ही गया है। उसकी हजारों करोड़ की संपत्ति, प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस, सारी शक्ति यहीं छूट गई। यह अतीक अहमद का अंतिम संस्कार जब उसे दफनाया जा रहा है उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। यानी जो मृत्यु होती है वो सबसे निष्पक्ष होती है और वो कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करती। उनके लिए उमेश पाल भी वैसा ही है मृत्यु के लिए और अतीक अहमद भी वैसा ही है। और इन तस्वीरों में आज आप माफिया को मिट्टी में मिलते हुए देख सकते हैं। शाइस्ता परवीन उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी है और उस पर पुलिस ने 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया हुआ है और वो भी फरार है। और वो उमेश पाल की हत्या के बाद से ही फरार है, जबकि उसके बाकी 3 बेटों में से एक बेटे का एनकाउंटर हो चुका है और बाकी के 2 बेटे अभी जेल में बंद हैं। सोचिए, अतीक अहमद ने अपने जीवन में अपराध के जरिए हजारों करोड़ रुपए कमाए, लेकिन ये सब कुछ कमाकर भी वो इतना बदनसीब निकला कि उसकी पत्नी और उसके बेटे उसके जनाजे में शामिल तक नहीं हो पाए। और इसीलिए कहते हैं कि इंसान के पाप और पुण्य का हिसाब इसी जन्म में होता है और अतीक अहमद के साथ भी बिल्कुल वही हुआ है। इस मामले में पुलिस की तरफ से जो एफआईआर दर्ज की गई है उसमें 3 बड़ी बातों का जिक्र किया गया है जो आपको जाननी चाहिए। पहली बात यह कि घटना से पहले पुलिस की टीम ने अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ अहमद से पूछताछ की थी और इस पूछताछ के दौरान दोनों का ही यह कहना था कि वो असद के एनकाउंटर की वजह से बहुत सदमे में है और दोनों की ही तबीयत उस समय ठीक नहीं थी। और जाहिर है ये बात स्वाभाविक है कि अतीक अहमद का बेटा एनकाउंटर में मारा गया तो अतीक अहमद परेशान जरूर रहा होगा और उस सदमे को लेकर उसकी तबीयत खराब हो रही होगी। पुलिस का यह भी कहना है कि अदालत ने अतीक अहमद और अशरफ अहमद की रिमांड को मंजूर करते वक्त यह कहा था कि हर 24 घंटे में उनका मेडिकल चेकअप कराया जाएगा और कल रात जब उन्होंने कहा कि वो अस्वस्थ हैं, उनकी तबीयत खराब हो रही है, तो पुलिस ने उसी समय यह फैसला लिया कि रात को ही इन्हें इलाज के लिए और मेडिकल चेकअप के लिए वहां के एक अस्पताल में ले जाया जाए। यानी जो लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस ने जानबूझकर अतीक अहमद और अशरफ का मेडिकल कराने के लिए रात का समय ही क्यों चुना, उन आरोपों को पुलिस ने इस एफआईआर में गलत बताने की कोशिश की है। हालांकि इसके बावजूद यहां पुलिस को लेकर लगातार यह सवाल उठ रहा है कि उसकी कड़ी सुरक्षा में अतीक और उसके भाई की हत्या आखिर कैसे हो गई, और वो भी इस तरह जो 3 नए लड़के आए हैं जो कि ना ट्रेंड हैं, ना ही कोई बहुत इन्होंने कहीं से ट्रेनिंग लेकर आए थे, और पुलिस के सामने तो उनकी अगर ट्रेनिंग हुई भी होगी तो कुछ नहीं है। इस एफआईआर में यह भी बताया गया है कि इस घटना के दौरान क्रॉस फायरिंग हुई थी और इसी क्रॉस फायरिंग में एक हमलावर भी घायल हुआ और उसके पैर में गोली लगी। और इस बात को लेकर बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि पुलिस ने अपनी एफआईआर में एक मनगढ़ंत कहानी लिखी है, क्योंकि वहां क्रॉस फायरिंग जैसा कुछ हुआ ही नहीं था। असल में जब 2 पक्षों की तरफ से एक दूसरे पर फायरिंग की जाती है, यानी अपराधी और पुलिस दोनों तरफ से गोलियां चलाई जाती हैं, तो इसे क्रॉस फायरिंग कहते हैं। और इसी वजह से पुलिस पर गलत दावा करने का आरोप लग रहा है और कहा जा रहा है कि पुलिस ने तो गोली चलाई ही नहीं, तो फिर क्रॉस फायरिंग कैसे हुई, जबकि यह बात सही नहीं है। सच यह है कि क्रॉस फायरिंग का मतलब सिर्फ 2 पक्षों में होने वाली फायरिंग से नहीं, बल्कि जब 2 या उससे ज्यादा दिशाओं से गोलियां चलती हैं तो उसे भी क्रॉस फायरिंग ही कहते हैं और यूपी पुलिस ने इसी को क्रॉस फायरिंग माना है। ये जो तीनों लोग थे हमलावर, ये मीडिया के लोग बनके, मीडिया कर्मी बनकर वहीं खड़े हुए थे, बाकी के मीडिया कर्मियों के साथ वहां पर खड़े हुए थे। इनके बारे में इनका एक एक करके मैं आपसे परिचय करवाऊंगा, लेकिन जो खतरनाक बात है वो ये कि ये पत्रकार बनकर वहां पर आए थे। किसी को नहीं पता था कि ये पत्रकार नहीं बल्कि ये हमलावर हैं। और उस समय एक और आप बात देखिए, आपको आज तक की जो टीम थी वहां पर उसकी बहादुरी की तारीफ करनी होगी, क्योंकि आज तक के कैमरामैन ने और पत्रकार ने इस पूरे घटनाक्रम को अपने कैमरे में रिकॉर्ड किया और उस समय कुछ भी हो सकता था। ये इन तीनों लोगों की गोलियां संवाददाताओं को लग सकती थी, कैमरामैन को लग सकती थी,
और उस समय जो पूरा शूट आउट हुआ उसमें कई पत्रकार घायल हो सकते थे, कई पत्रकारों की जान जा सकती थी। इसलिए आपने यह देखा होगा कि पत्रकार बच तो गए, लेकिन कितना बड़ा जोखिम इन पत्रकारों के ऊपर था वो इन्हें भी शायद इस बात का एहसास नहीं होगा। इनमें पहले हमलावर का नाम है लवलेश तिवारी, 22 साल का है, उत्तर प्रदेश के बांदा जिले का रहने वाला है। तस्वीर आप देखिए। पुलिस के मुताबिक लवलेश तिवारी पर अवैध शराब की तस्करी, महिलाओं से छेड़छाड़ और मारपीट के कई मामले हैं और वो एक लड़की को सरेआम थप्पड़ मारने के मामले में जेल भी जा चुका है। इससे भी बड़ी बात यह कि जब हमारी टीम ने लवलेश तिवारी के माता पिता और भाई से बात की तो उन्होंने हमसे कहा कि वो लवलेश तिवारी से सारे संबंध पहले ही तोड़ चुके हैं और उन्होंने ये भी कहा कि पिछले काफी समय से वो कई संदिग्ध गतिविधियों में शामिल था और नशे की लत का आदी हो चुका था। दूसरे आरोपी का नाम है मोहित उर्फ सनी सिंह। ये 23 साल का है, उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले का है। पुलिस के मुताबिक सनी सिंह एक कुख्यात अपराधी है। इसके खिलाफ हमीरपुर में ही कुल मिलाकर 14 मुकदमे दर्ज हैं। इनमें से कई मामले गैंगस्टर एक्ट के तहत भी दर्ज किए हैं। 23 साल के सनी सिंह पर हत्या की कोशिश, लूटपाट, अवैध हथियारों की तस्करी और नशे के कारोबार में शामिल होने के गंभीर आरोप हैं। और हमें यह भी जानकारी मिली कि जब यह अपराधी हमीरपुर की जेल में था तब वहां इसकी मुलाकात कुख्यात अपराधी और गैंगस्टर सुंदर भाटी से हुई थी और बाद में यह सुंदर भाटी के गैंग में शामिल हो गया था। यानी ये जो कल घटना हुई है उसके पीछे एक गैंग वॉर भी हो सकता है। तीसरे आरोपी का नाम है अरुण कुमार मौर्य। यह सिर्फ 18 साल का है और उत्तर प्रदेश के कासगंज का रहने वाला है। इस अपराधी के परिवार का कहना है कि ये 12 वर्ष की उम्र में ही घर छोड़कर भाग गया था और इस पर जीआरपी के थाने में पुलिस वाले की हत्या करने का भी आरोप है। असल में अतीक अहमद के माफिया बनने की कहानी इलाहाबाद के एक छोटे से इलाके से शुरू हुई थी और इस इलाके को कहते हैं चकिया। अतीक अहमद बचपन में अपने परिवार के साथ इसी इलाके में रहता था और उसके पिता फिरोज अहमद तांगा चलाते थे। अतीक अहमद के परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। वो रातों रात किसी भी तरह से पैसा कमाकर अमीर और ताकतवर बनना चाहता था। जब वो 10वीं क्लास में फेल हुआ तो उसने पैसा कमाने के लिए अपराध का रास्ता चुना और इस दौरान वो रंगदारी और लूट की घटनाओं को अंजाम देने लगा। ये बात है वर्ष 1982 से 1986 के बीच। अतीक अहमद ने जब अपराध की दुनिया में कदम रखा तो उस समय इलाहाबाद में एक ही गैंग का सबसे ज्यादा खौफ था और वो गैंग था चांद बाबा का गैंग। ऐसा कहा जाता है कि उस समय कांग्रेस के एक सांसद की चांद बाबा के साथ दुश्मनी थी और वो किसी भी तरह से चांद बाबा को कमजोर करना चाहता था और इसीलिए कांग्रेस पार्टी के सांसद ने अतीक अहमद को राजनीतिक संरक्षण दिया और इसी के बाद अतीक अहमद ने अपना खौफ पैदा करने के लिए कई परिवारों पर अत्याचार किए और उसने एक तरह से अपराध को अपनी ताकत बना लिया। और इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि तब कांग्रेस के इसी नेता ने अतीक अहमद की न सिर्फ मदद की बल्कि उसे यह भी समझाया कि अगर वो अपने खिलाफ दर्ज हुए सभी मामलों में सरेंडर कर देगा तो इससे लोगों में उसके प्रति सहानुभूति पैदा होगी और लोगों को लगेगा कि अतीक अहमद एक मुसलमान है, सच्चा मुसलमान है, इसलिए उसे फंसाकर जेल में डाला गया है और इससे वो एक अपराधी से नेता बन जाएगा और चांद बाबा से भी ज्यादा लोग उससे डरने लगेंगे। और अतीक अहमद शायद इस फॉर्मूले को समझ गया और इसके बाद उसने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया था और इसके बाद जो कुछ हुआ वो किसी हिंदी फिल्म के जैसा है। अतीक अहमद के खिलाफ दर्ज हुए सभी मामले मुकदमे गंभीर अपराध की श्रेणी में थे, इसलिए उस पर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगा और इसकी वजह से वो लगभग 1 साल तक जेल में रहा। लेकिन जब वो जेल से बाहर आया तो 1989 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने थे और अतीक अहमद जानता था कि उसके धर्म की वजह से लोगों में उसके प्रति जबरदस्त सहानुभूति है और अगर उसने चुनाव लड़ा तो वो आसानी से जीत जाएगा और हुआ भी यही। अतीक अहमद ने इलाहाबाद वेस्ट सीट से बतौर निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव लड़ा और फिर वो विधायक बन गया, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में पहुंचा और इस तरह इस अपराधी ने अपने खून से रंगे हाथ राजनीति के रुमाल से पोंछकर साफ कर लिए और इसके बाद ये कहानी ऐसे ही चलती चली गई।